ईरान के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक्स करी गई थी उसको पाकिस्तान ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है एंड बोला है कि ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जाती हैं। हालांकि ईरान का ये मानना था कि हमने तो अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर करी हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट सुन्नी सेपरेटिस्ट ग्रुप है ना, उसको हमने यहाँ पे अटैक किया है। इंडिया ने यहाँ पर ईरान को बैक किया है और बोला है कि ये ईरान के द्वारा एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, यानी कि ईरान ने सेल्फ डिफेंस के अंदर ये स्ट्राइक्स यहाँ पे करी हैं। प्लस साथ साथ हमने ये भी बोला है कि ये पाकिस्तान और ईरान के बीच का मसला है, तो ये आपस में वो दोनों कंट्रीज यहाँ पे सुलझा लेंगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की, तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कल एक ऐसा मैच था जहां पर एक ही मैच के अंदर आपको 2 सुपर ओवर्स देखने को मिले, यानी कि जब टाई हो जाता है ना उसके बाद मैचेस कहा जाता है सुपर ओवर के अंदर, जहां 6-6 बॉल्स यहाँ पे दी जाती हैं। तो कल 2 बार ऐसा सुपर ओवर हमें देखने को मिला जहां पर हमारे जो कैप्टन है रोहित शर्मा जी, उनको 3 बार बैटिंग मिली। देखो पिछले 2 मैचेस में वो ज्यादा बैटिंग कर नहीं पाए थे, 0 और 0 पे आउट हुए थे, पर कल वाले मैच के अंदर एक तो नॉर्मल बैटिंग, फिर सुपर ओवर 1 के अंदर, फिर सुपर ओवर 2 के अंदर, तो 3 बार पूरी उनको यहाँ पे बैटिंग देखने को मिली है। तो अपने आप में बहुत ही इस तरह के जो सुपर ओवर्स का था आपको पता होना चाहिए। दोस्तों डेट है आज की 18 जनवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, मेड इन इंडियन नेवी रॉयल थाई नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज। देखो पहले ना मैं चाहता हूं आपको ये टर्म का मतलब समझना। ये टर्म देख रहे हो उधर, अयोध्या, क्या मतलब है इस चीज का? सर इसका नाम तो जैसे अयोध्या की हम बात करते हैं उसके जैसा दिख रहा है। बिल्कुल अयोध्या के बारे में देखो हम सब लोग जानते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है हम सबके लिए, राइट। और जब से राम मंदिर की बात चल रही है, बेसिकली अब तो 22 तारीख आने वाली है, तब से तो सबको उसी का इंतजार है। उसी तरह से अगर हम नोटिस करें ना, तो थाईलैंड के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है इसी नाम से, अयोध्या के नाम से। ठीक है, अब इस सिटी में इतना क्या खास है? ये सिटी के अंदर बहुत सारे आपको टावर्स देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे टेम्पल्स और आपके स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनकी हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हो ना, इसको यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी डाला गया था 1991 के बाद से ही। ठीक है, तो थाईलैंड के अंदर आपको ये देखने को मिल जाती है। मतलब क्या है सर इस अयोध्या का? देखो मतलब इसका ये है द इनविंसिबल वन, जिसको जीता नहीं जा सकता, अनडिफीटेबल, दैट इज द मीनिंग। अब देखो इंडिया के अंदर अयोध्या और थाईलैंड के अंदर ये पर्टिकुलर सिटी, इनका लिंकेज भी रहा है डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल टाइज रहे हैं। इसी वजह से इसका नाम बायलेटरल एक्सरसाइज का, इंडियन और जो थाईलैंड की नेवी है उनके बीच में ये पहली बायलेटरल एक्सरसाइज हुई है इस नाम से। तो ये नाम आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इंडिया थाईलैंड का जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, जिसको इंडो थाई कॉर्पेट के नाम से जानते हैं, वो भी इसी की साइडलाइंस पे हमें यहाँ पे देखने को मिला। एट द सेम टाइम हम अगर बात करें सागर डॉक्ट्रिन की, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये हम जैसे बात करते हैं इंडियन ओशन रीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो उसके चीजों को फुलफिल करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए भी ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की तरफ से शिप्स का पार्टिसिपेशन था, उनकी तरफ से भी था। एंड एट द सेम टाइम आपको और भी चीजें याद रखनी चाहिए कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में ना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री के नाम से भी यहाँ पे होती है। तो ये मैत्री वर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखिएगा फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो इससे पता लगता है किस तरह से दोनों देशों के रिश्ते काफी बेहतर होते जा रहे हैं, ये चीजें हमें पता लगती हैं यहाँ पे। तो रॉयल थाई नेवी की तरफ से जो वहां के उनके मेजेस्टी शिप से, थाई मेजेस्टी शिप, प्रचूप, खीरी खान, इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इंडिया की तरफ से जो इंडिजिनस बिल्ड शिप है आईएनएस कुलिश और INLCU 56, इनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये बायलैटरल एक्सरसाइज के बारे में आपको पता लग गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एनुअल स्टार्टअप अवार्ड्स 2022। देखो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ना आजकल बहुत हद तक स्टार्टअप्स के बेसिस के ऊपर चल रही है। तो यहाँ पर ना हम क्या चाहते हैं, एक तरह का कंपटीशन बने। कैसा कंपटीशन सर? हमारी स्टेट्स के बीच में कंपटीशन। क्योंकि आप खुद देखो, अगर अलग अलग स्टेट्स हमारी compete करेंगी कि नहीं यार यहाँ से स्टार्टअप ज़्यादा निकले, यहाँ से स्टार्टअप के लिए हम ज़्यादा बेहतर चीज़ें करें ताकि उनका लोगों की ज़िंदगी के ऊपर बढ़िया इंपैक्ट आए, तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल इसी वजह से हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो DPIIT है, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके द्वारा रैंकिंग रिलीज करी गई है किसकी, कि कौन सी स्टेट के अंदर किस तरह के स्टार्टअप्स हमें देखने को मिलते हैं, किस स्टेट ने बेटर परफॉर्म किया है इन डेवलपिंग अ प्रॉपर इकोसिस्टम ताकि स्टार्टअप्स आगे आ पाए। तो ऐसे कौन से स्टेट्स हैं सर? देखो ऐसे कौन से स्टेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम बात करें सबसे ऊपर, एक्चुअल में ना इन्होंने 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। एक सबसे ऊपर है बेस्ट परफॉर्मर, फॉलोड बाय दूसरे नंबर पे टॉप, थर्ड पे लीडर्स, चौथे पे एस्पायरिंग, पांचवे पे इमर्जिंग स्टार्टअप।
तो सबसे जो टॉप मोस्ट कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मर्स वाली, वहां पर जैसे आपका एक्सपेक्टेड भी था गुजरात, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स हैं। उसके बाद आ जाती हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना। फिर तीसरे नंबर पे लीडर्स की कैटेगरी में आप स्टेट्स देख सकते हो, चौथे नंबर पे एस्पायरिंग लीडर और आखिरी पे इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर स्टेट्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया डिपेंडिंग ऑन वहां पे स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा है। अब ये स्टार्टअप्स ना वो देखे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किन स्टार्टअप्स ने कितनी वेल्थ क्रिएट करी, किन स्टार्टअप्स ने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी, कितने स्टार्टअप्स का कितना सोशल इंपैक्ट लोगों की जिंदगी के ऊपर हुआ। उस हिसाब से हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे कि 2016 के अंदर हमने ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ताकि इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बूस्ट दिया जा पाए। आज के समय ना 1,17,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर हमें देखने को मिल रहा है। आज से अगर आप 10 साल पहले जाओगे ना तो इंडिया में बहुत कम स्टार्टअप्स थे, पर पिछले 10 साल के अंदर बहुत तेजी से स्टार्टअप्स ग्रो हुए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रिवीजन ऑफ NEDL। क्या है सर ये NEDL? नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट। देखो मुझे एक बात बताओ, जब आपका पेट गड़बड़ हो जाता है या फिर कोई और भी बॉडी के अंदर कोई भी और अलग अलग जगह पे पेन होती है, एनीथिंग लाइक दैट, जब भी आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि यार आपको टेस्ट करवाना है। बिल्कुल सर, डॉक्टर बोलते हैं, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। अब उन्हीं टेस्ट वगैरह को बोलते हैं अलग अलग तरीके के डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट से क्या होता है, पता लगता है कि बंदे को प्रॉब्लम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी को कुछ बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे कैंसर जैसी चीजें हो गया, तो पता तो लगना चाहिए ना कि यार बंदे को कैंसर है या क्या है। तो डायग्नोस्टिक उसी चीज को बोलते हैं जहां पे हम डायग्नोस करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू। अब यहां पर ना आप एक बात नोटिस करना, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ना कुछ लिस्ट की एक मतलब उसके द्वारा ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसकी एक लिस्ट है जिसका नाम है EDL, असेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट। ठीक है, उसने यहाँ पे हमें पूरी दुनिया भर पे एक लिस्ट बता दी कि यार आपके यहाँ पे ना इस तरह के टेस्ट वगैरह अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है सर, अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इस लिस्ट को देखा और बोला ठीक है यार बढ़िया लिस्ट है ये। हमने इस लिस्ट के अंदर कुछ और भी चीजें एडिशन कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग है। WHO ने तो ग्लोबल लेवल पे बताया, हमने कुछ और भी चीजें ऐड कर दी, तो हमने क्या बना दिया, एक NEDL, नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट। तो इसके अंतर्गत पता क्या है कि चाहे हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेल्थ केयर हो, वहां पर इस तरह के टेस्ट अवेलेबल होने चाहिए ताकि डायग्नोस्टिक अच्छे से हो पाए। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, अब ये जो लिस्ट थी ना, ये WHO ने बताई थी 2018 के अंदर, फिर हमने बड़ा प्रोएक्टिवली काम करते हुए 2019 के अंदर हम क्या ले आए, NEDL ले आए। अब इसके अंदर हम कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली इसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार 2019 में आई थी, तो 5 साल होने वाले हैं इसको, तो 5 सालों के अंदर बहुत सारी चीजें बदली होंगी। तो हम चाहते हैं कि हाँ यार, हमारे प्राइमरी लेवल के ऊपर, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल के ऊपर इतने मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट तो होने ही होने चाहिए ताकि लोगों का डायग्नोसिस अच्छे से हो पाए। यही है आपका रिवीजन ऑफ नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट। क्या ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल ठीक बात है सर, समझ आ गया अच्छे से। तो किसने ये रिवाइज करने की बात कर रहा है? ICMR। सर ICMR क्या है? सर ICMR है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत एक ऑटोनमस बॉडी आपको देखने को मिल जाती है। ध्यान रखना, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, किसी लॉ से नहीं बनी। तो ये क्या है, आपके सोसाइटी एक्ट ऑफ 1980 के अंदर रजिस्टर्ड बॉडी है, ये एज एन ऑटोनमस बॉडी काम ये करती है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अलग अलग जो बायोमेडिकल रिसर्च है उसका कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन, ये सारी चीजों के लिए एपेक्स बॉडी कौन है? ICMR ही है। ठीक है, तो मीनिंग तो मैंने आपको समझा ही दिया। NEDL का 2018 के अंदर हम ये WHO ने बताया था, 2019 के अंदर हम ले आए थे, मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ पे प्रिस्क्राइब करे, तो उस हिसाब से इसके अंदर वो सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो जो चीजें वहां पे होनी चाहिए ताकि प्रॉपरली एफिकेसी के थ्रू और प्रॉपर एक्यूरेसी के थ्रू ये सारी चीजें यहाँ पे करी जा पाए। तो जो भी एडिशंस होंगी, ऐसा बताया जा रहा है कि वो IPHS यानी कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यहाँ पे होंगी। तो वो थोड़ा मैं आपको IPHS के बारे में बताता हूँ। IPHS क्या है? स्टैंडर्ड्स है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, ताकि क्वालिटी हेल्थ केयर हम यहाँ पे दे पाए। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स नाम से ही आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि इसके माध्यम से ना हमें पता लगता रहता है कि हेल्थ केयर को बेहतर करने के लिए किस तरह के अक्रॉस द कंट्री क्या बेंचमार्क्स होने चाहिए, वो यहाँ पे हमें बताए जाते हैं IPHS के द्वारा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऑपरेशन सर्वशक्ति। बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है। हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर ना टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया जा रहा है। तो इंडियन आर्मी, वहां की जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है, साथ साथ CRPF, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो SPG है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गया,
इनके साथ एसपीजी नहीं एसओजी, ठीक है, गलती से एसपीजी बोल हो गया, एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इनके साथ मिलकर क्या कर रही है इंडियन आर्मी, आपका जो पीर पंजाल रेंज का जो साउथ वाला एरिया है और आपका जो रजौरी और पुंछ वाला जो एरिया है, इन एरियाज के अंदर जो टेररिज्म की हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं, उन टेररिज्म की घटनाओं को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके लिए क्या लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन सर्व शक्ति। तो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। इसी तरह से हमने 2003 के अंदर एक ऑपरेशन सर्प विनाश भी चलाया था इसी एरियाज के अराउंड, जो पीर पंजाल का साउथ वाला रीजन है ना, कि वहां से हम टेररिस्ट को हटा पाए। ऐसा एक प्रोग्राम हमने 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश ऑलरेडी लॉन्च किया था, पर अब 2024 में ऑपरेशन सर्व शक्ति हमारी आर्मी के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिस एक छोटी सी कंट्री है सर, छोटी सी कंट्री मतलब, अरे ये देखो इधर इधर इधर, ये देख रहे हो, ये नाउरू कंट्री है। अभी ये न्यूज में क्यों है सर, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई कंट्री भी नाम से एग्जिस्ट करती है। पर हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब सुन लिया ना, अब समझ लेना कि हाँ ऐसी कंट्री एग्जिस्ट करती है। तो अभी क्या हुआ है, इस कंट्री ना, ये कंट्री पहले ताइवान की साइड थी, चाइना को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती थी कि चाइना देश है, ये बोलता था ताइवान ही असली चाइना है। पर अब इसने बोला है कि नहीं, ताइवान नहीं है, चाइना ही असली चाइना है, और एक्चुअल में ताइवान बेसिकली चाइना का ही पार्ट है। अब ऐसा नाउरू के द्वारा बोला गया है। अब आप बोलोगे सर, दुनिया में ना एक्चुअली 11-12 देश ही तो हैं, अब तो 12 के करीब करीब देश हैं जो एक्चुअली ताइवान के साथ प्रॉपर डिप्लोमेटिक टाइज रखते हैं, बाकी तो चाइना के साथ ही रखते हैं, है ना, जो मेनलैंड चाइना की बात करें। तो ये नाउरू को ऐसा क्या हो गया कि इसने ताइवान को छोड़ के चाइना की तरफ चला गया। देखो बहुत ही लॉजिकली एक चीज बोली जाती है कि सबसे बड़ा रुपया, ठीक है ना, तो ऐसा बोला गया है कि चाइना ने बहुत सारा पैसा यहाँ पे नाउरू को प्रॉमिस किया है कि हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे, जिसको बोलते हैं ना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कह लो, ठीक है ना, चेकबुक डिप्लोमेसी बोला जाता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे नाउरू के साथ यहाँ पे चाइना के द्वारा ट्राई करी जा रही हैं। पिछले दिनों ताइवान के अंदर इलेक्शंस हुए थे, वहां पर जो जीत कर आए हैं वो ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि ताइवान एक अलग देश है। तो एक्चुअली में चाइना काफी गुस्सा था ताइवान से, तो ऐसा बताया जा रहा है कि उसी गुस्से को निकालने के लिए ना इन्होंने नाउरू को अपनी साइड कर लिया। अब देखो चाइना इतना बड़ा देश है, एक छोटे से देश को डरा कर कह लो, धमका कर कह लो, या फिर लालच देकर कह लो, जो भी आप कहना चाहो, तो चाइना ने उसको अपनी साइड यहाँ पे कर लिया है। चलो ठीक है, जो भी कर लिया, अब क्या कर सकते हैं। पर थोड़ा सा इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए नाउरू की, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, पैसिफिक ओशन के अंदर। तो सदर्न पैसिफिक ओशन के अंदर एक आइलैंड कंट्री है, माइक्रोनेशिया वाले रीजन के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इक्वेटर के साउथ में ये लोकेटेड है, आपको थोड़ा पास में ही है, इक्वेटर से थोड़ा साउथ में आपको देखने को मिल जाएगी। ये ना ध्यान रखना है, फॉस्फेट रॉक आइलैंड है, यहाँ पे माइनिंग वगैरह काफी करी जाती है, ठीक है ना। ग्रेट जो फॉस्फेट रॉक आइलैंड देखने को मिलते हैं यहाँ पे, बनाबा हो गया आपका, मकातिया हो गया, इनके अलावा ये तीसरा आपको नाउरू, तीसरा आपको फॉस्फेट रॉक आइलैंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसकी कोई कैपिटल वगैरह नहीं है नाउरू की, ठीक है ना। और बाकी मेजरली यहाँ पे आपको क्रिश्चियंस देखने को मिलते हैं, प्लस एट द सेम टाइम ज्यादातर लोग वहाँ पे इंडिजिनियसली ही रह रहे हैं। पर यहाँ पे कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ न्यूजीलैंड से, कुछ चाइनीज, कुछ तवुलियंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं नाउरू के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, एचपीवी वैक्सीन अगेंस्ट सर्विकल कैंसर सॉरी। एक्चुअल में ना एक ना हमारे पास वैक्सीन है सर्वावैक के नाम से, ठीक है ना। अब ये इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है जो कि प्रिवेंट करती है सर्विकल कैंसर को। एक्चुअल में आपको थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जब हम बात करते हैं ना फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो यहाँ पर आप देख पाओगे यूट्रस को, ठीक है, और नीचे है वजाइना। अब जो सर्विक्स है ना, ये यहाँ पर कनेक्ट करता है यूट्रस को और वजाइना को, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमें कैंसर देखने को मिलता है ना, उसी को बोलते हैं सर्विकल कैंसर। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए जो वायरल होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैं बात करूं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में, तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि लोगों के बीच में फैलती है थ्रू स्किन टू स्किन कांटेक्ट के थ्रू। दुनिया में आपको 100 से भी ज्यादा वैरायटीज इसके देखने को मिल जाएगी, पर ज्यादातर जो है ना आपके सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू, जेनिटल्स, माउथ, इन पर्टिकुलर एरियाज पे आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें थी, तो इसके लिए ना हमें पता क्या करना चाहिए, हमें चाहिए कि हम ना प्रॉपर वैक्सीनेशन करें। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जब आप 9 से 14 साल की उम्र के बीच में होते हो, ठीक है, कहाँ गया, जब आप 9 से 14 साल की उम्र के बीच में होते हो, उस टाइम के ऊपर हम जब वैक्सीनेशन अगर इसकी करें ना, तो इसको हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे ना सिर्फ एचपीवी इन्फेक्शन खत्म होगा, सर्विकल कैंसर और भी इस तरह के जो रिलेटेड कैंसर्स होते हैं ना, उससे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं,
तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इस पर्टिकुलर चीज के बारे में पता होना चाहिए। HPV के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सर्विकल कैंसर मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर जब सर्विक्स के अंदर ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है उसको देखा जाता है। तो यहाँ पर इसके अलग अलग HPV के टाइप्स होते हैं, जैसे आपका HPV वैक्सीन के टाइप 16, टाइप 18, ठीक है ना। तो ये हमें मतलब HPV के, तो यहाँ पे ज्यादातर जो केसेस है ना 70% के करीब वो टाइप 16 और टाइप 18 के द्वारा ही हमें कॉज होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो वैक्सीन थी जिसको हम बात करते हैं सर्वावैक, ये दरअसल में डेवलप करी गई है किसके द्वारा, SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्लस साथ ही साथ हमारे जो DBT है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके द्वारा ये डेवलप करी गई है। अभी न्यूज में क्यों था दोस्तों, न्यूज में इसलिए था कि सरकार ने बोला था कि हम ये वैक्सीन लगाना स्टार्ट करेंगे, पर अभी तक ये प्रोग्राम प्रॉपर तरह से स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये न्यूज में था। तो कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था ना, उसका आंसर क्या बनेगा, देखो दूसरा स्टेटमेंट तो आप समझ गए होंगे कि हाँ सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, जब बच्चियां 9 से 14 साल के बीच में होती हैं तब उनको यहाँ पे लगाया जाएगा। पर जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कवर्ड है, द आंसर इज नो। देखो जब मैं बात करता हूँ ना UIP की, तो वहां पर आपका BCG वैक्सीन हो गया, आपका डिप्थीरिया परटूसिस और टेटनस वाला हो गया, आपका OPV हो गया, मीजल्स हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, टेटनस का हो गया, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस वायरस हो गया, उसके लिए वैक्सीनेशन हो गया, और आपके इस तरह से वैक्सीनेशन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप नोटिस करो HPV वैक्सीन कहीं भी नहीं है। तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, पर हमसे इसने इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर A, 1 ओनली इज द इनकरेक्ट आंसर। सर आज का होमवर्क क्या रहेगा, आज का होमवर्क रहेगा ये, इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर बता देता हूँ। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कराइए, कर्नाटका के अंदर है, दैट इज इंडीड करेक्ट। दूसरा मैं बात करूं, इंडिया फर्स्ट ड्राई डार्क स्काई पार्क, तो ये कह रहा है नामदफा टाइगर रिजर्व है इन अरुणाचल प्रदेश। अरे नहीं भैया, हमने पढ़ा था पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में, महाराष्ट्र के अंदर कुछ हिस्सा होता है, कुछ मध्य प्रदेश के अंदर इसका हिस्सा देखने को मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं, इंडियन वल्चर के बारे में, तो इंडियन वल्चर कह लो या फिर लॉन्ग बिल्ड वल्चर कह लो, तो IUCN के अंदर कह रहा है वल्नरेबल होता है, आंसर इज नो, दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका फॉल्स यहाँ पे हो जाएगा। राइट, आज का होमवर्क क्या रहेगा, ये रहे आज के होमवर्क। ये पहला आपका होमवर्क रहेगा, मिलिट्री एक्सरसाइज है एक साइड के ऊपर और दूसरी साइड उसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, तो देखना कितने पेयर्स यहाँ पे करेक्ट हैं। एंड दूसरा होमवर्क रहेगा आपका ये, थोड़ा पॉलिटी के साथ लिंक्ड है, थोड़ा इसको मैं समझाना चाहता हूँ, कल इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि कौन कौन से आपके फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है और फॉरनर्स को नहीं है, ठीक है। तो इसको भी डिस्कशन हम कर लेंगे। राइट, एक और होमवर्क मैंने दिया हुआ था आपको इंडिया ताइवान रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया का ताइवान के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, क्योंकि इंडिया वन चाइना पॉलिसी मानता है। दिस आंसर इज इंडीड करेक्ट, हम फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं मेंटेन करते। पर ऐसा नहीं है कि हमारे कोई रिश्ते ही नहीं है उनके साथ, नहीं, हमारे ताइवान के साथ पीपल टू पीपल है, ट्रेड टाइज भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सेकंड जो बात कर रहा है ना कि कोई ट्रेड टाइज नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे ट्रेड टाइज है, हालांकि हमारे डिप्लोमेटिक फॉरेन फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसने यही पूछा था कितने करेक्ट है, तो पहला करेक्ट है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल में जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।